नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2024 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए, खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अनमोल प्रीत सिंह। ये जो है लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, ये पंजाब के खिलाड़ी हैं और पंजाब के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह जो है, इन्होंने अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर अपना ये नया विश्व रिकॉर्ड बना। तो याद रखिएगा, अनमोल प्रीत सिंह जो है, ये आपके जैक फ्रेजर जिन्होंने 29 गेंद में, एबी डिविलियर्स जिन्होंने 31 गेंद में शतक लगाया था। उसके बाद अनमोल प्रीत सिंह जो है, जिन्होंने अभी हाल ही में केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया, यानी कि ये दुनिया के तीसरे फास्टेस्ट जो है 100 रन बनाने वाले, यानी कि शतक पूरा करने वाले जो है बल्लेबाज बन गए हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोहन मीरचंदानी का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे। तो देखिए, जो आपके रोहन मीरचंदानी हैं, ये एपी गेमिया नाम की एक कंपनी है, उसके ये सह संस्थापक यानी को फाउंडर थे। आपको बता दें 2015 में स्थापित किया गया था एपी गेमिया को, जो कि स्वास्थ्य केंद्रित प्रीमियम डेयरी उत्पादों का निर्माण करता है। और रोहन मीरचंदानी जो है, इन्होंने ब्रांड यानी एपी गेमिया जो आपका ब्रांड है, तो इसके पोर्टफोलियो का विस्तार भी किया था। लैक्टोज फ्री उत्पाद, प्लांट बेस्ड योगर्ट और स्मूदीज शामिल किया था अपने प्रोडक्ट में, ताकि वैश्विक और स्थानीय निवेशकों के साथ साझेदारी कर पूरे देश में इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन जुटाया जा सके। तो एपी गेमिया के को फाउंडर रोहन मीरचंदानी का भी हाल ही में केवल 42 साल की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा इसको। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आईएफसीआई आप कह सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अमाउंट आपका है 500 करोड़ रुपए। और इस 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सरकार की इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वर्तमान 71.7% 72% हिस्सेदारी को जो है बढ़ाने की संभावना है। तो याद रखिएगा, जो आपकी कंपनी है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भारत सरकार ने जो है अभी हाल ही में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। चौथा कि हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा की। तो देखिए, एनटीपीसी जो है बिहार में एक पावर प्लांट लगाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे बिजली का उत्पादन होगा। और ये परियोजना एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा समर्थित है और 2032 तक बिहार में 60,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसी क्रम में इसका जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो है स्थापना किया जा रहा है बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार में एनटीपीसी जो है एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहा है। देखिए, बिहार धीरे धीरे अब डेवलप कर रहा है, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत माइग्रेट करते हैं, पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। पांचवा कि हाल ही में किसने उड़ान यात्री कैफे पहल शुरू की। तो देखिए, उड़ान यात्री कैफे को भारत सरकार ने शुरू किया है सभी एयरपोर्टों के लिए। एयरपोर्ट में आपने देखा होगा कि बहुत महंगे सामान मिलते हैं, पानी की बोतलें 100-100 रुपये मिलती हैं। तो अब इस उड़ान यात्री कैफे में ये सभी चीज़ें सस्ती मिलेंगी खाने पीने की। देखिए, हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य और पेय पदार्थों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उड़ान यात्री कैफे पहल की शुरुआत की है। और इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को किफ़ायती नाश्ता प्रदान करना है, जिसकी शुरुआत कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है वहाँ से किया गया है। और आपको बता दें, इसको अभी एक केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। बाकी पूरे भारत के एयरपोर्टों पर जो है इस उड़ान यात्री कैफ़े को भारत सरकार शुरू करेगी। और आज का छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के पूर्व प्रमुख रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए मैड्रिड की एक अदालत के द्वारा 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
तो देखिए रोड्रिगो रेटो जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रह चुके हैं। इनके बारे में आइए थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। देखिए जो आपके रोड्रिगो रेटो हैं ये 2004 से 2007 तक आईएमएफ के अध्यक्ष रह चुके हैं और स्पेन की पीपल्स पार्टी में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये स्पेन में काम कर चुके हैं। और खैर इन्होंने कहा कि भैया हमने कुछ नहीं किया। देखिए चोर जो है चोरी करने में थोड़ी कबूल करेगा कि मैंने चोरी की है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपनी ज्यों ही अपना जुर्म कबूल करूंगा मुझे सज़ा मिल जाएगी। तो खैर वो अलग चीज़ है। अभी याद रख लीजिए कि स्पेन के जो उप प्रधानमंत्री और आईएमएफ के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और रोड्रिगो रेटो, इनको जो है 5 साल की बयारी में जेल की सज़ा हो गई है भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के लिए। और सातवां कि हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो देखिए चीन के अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में गए थे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर और इन्होंने केवल कुल जो है 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि अंतरिक्ष में 9 घंटे स्पेस वॉक करने का अंतरिक्ष स्टेशन पर। ठीक है। और ये रिकॉर्ड देखिए 12 मार्च 2001 के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेम्स वॉस और सुजैन हेल्मस द्वारा बनाए गए 8 घंटे 56 मिनट के रिकॉर्ड को पार करता है। और देखिए ये उपलब्धि है अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती उपस्थिति और भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए उसकी महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है। याद रखेगा चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे स्पेस वॉक कर एक नया विश्व रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है। 8वां ग्लोबल स्टेट्स ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स रिपोर्ट किस संगठन ने अभी हाल ही में जारी की। सॉइल्स मतलब हो गया मिट्टी। ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन जो आपका है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेट्स ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स यानी कि नमक से प्रभावित मिट्टी। देखिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 1.4 अरब हेक्टेयर भूमि यानी कि दुनिया की लगभग 10.7% भूमि नमक प्रभावित है यानी कि साल्ट अफेक्टेड है और जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन के कारण 1 अरब हेक्टेयर भूमि जोखिम में है वर्तमान में और इससे निपटा जा सके इसलिए जो है इसने ये रिपोर्ट जारी की है 2024 के लिए जो है इसके लिए कुछ जो है एक गाइडलाइन भी बनाई। देखिए वैश्विक स्तर पर 10% सिंचित और वर्षा आधारित कृषि भूमि लवणता से प्रभावित है, जिसका सबसे बुरा असर विकासशील देशों और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चीन जैसे देशों में है। देखिए भारत में कुल 6.72 मिलियन हेक्टेयर नमक प्रभावित भूमि है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि 20% कृषि भूमि को प्रभावित करते हैं। देखिए वैसे भी गुजरात वगैरह में नमक बनता है, समुद्र किनारे हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वही होगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी हैं आपके। और देखिए FAO जो आपका है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने नमक सहिष्णु फसलों की खेती, जैव उपचार और बेहतर जल प्रबंधन जैसी रणनीतियों की सिफारिश की है ताकि जो मिट्टी में लवणता है उसको कम की जा सके। तो ग्लोबल स्टेट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स रिपोर्ट को किसने, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार में जारी किया है। और देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय आपका है इटली के रोम में और 16 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया था। देखिए मोस्टली ये जानकारी आपकी जानकारी के लिए थी, मतलब आपके नॉलेज के लिए थी। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस संगठन ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न है कौन सा देश व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का 12वां सदस्य बना। तो देखिए बिहाली में यूनाइटेड किंगडम जो है ये आपका व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। देखिए जो यूनाइटेड किंगडम व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता है इसका 12वां सदस्य कौन बना है, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रेग्जिट के बाद उसका सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। और देखिए इस समझौते में अब 12 देश शामिल हो गए हैं। 12 देशों के नाम आप याद कर लीजिए। पहला देश आपका है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम 12वां देश बन गया है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए जो आपका CPTPP यानी कि
जो आपका व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता है, ये एक मुक्त व्यापार समझौता है जो कि प्रशांत रीम के आसपास के देशों के बीच में है। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ये व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर रोगी के लिए mRNA वैक्सीन विकसित किया है। देखिए ये प्रश्न आपका सभी पेपर में मान के लिए छप चुका है। रूस ने भी हाल ही में mRNA वैक्सीन को विकसित किया है कैंसर रोगियों के लिए। यानी कि आप अगर इस वैक्सीन को ले लेते हैं, लगवा लेते हैं, तो आपको जो है कैंसर नामक बीमारी नहीं होगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं। देखिए रूस ने mRNA आधारित कैंसर उपचार वैक्सीन विकसित किया है जो कि 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा और नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और देखिए इस वैक्सीन की लागत राज्य के प्रति डोज आपका 3 लाख रूबल है, ठीक है, यानी कि लगभग 2,869 US डॉलर और इसकी कीमत है। ये रोगी के ट्यूमर से आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करती है। देखिए mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर RNA, ठीक है। तो मैसेंजर RNA क्या करेगी, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रेंड करेगी कि भैया जाओ तुम उसको जो कैंसर से लड़ने वाले जो सेल्स हैं उनको जो है मोटिवेट करो और कैंसर को ख़त्म करो, ठीक है। तो वैक्सीन का काम ही यही होता है। वैक्सीन मतलब जैसे मान लीजिए पोलियो का वैक्सीन है, तो ये पोलियो का जो वायरस होता है उसी का समझ लीजिए एंटी होता है, मतलब सेम जुड़वा भाई होते हैं, लेकिन ये इसको मारने का काम करता है। तो कुछ उसी प्रकार ये भी वैक्सीन आपकी mRNA वैक्सीन काम करेगी कैंसर के लिए, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है, कैंसर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक जीन होता है ओंकोजीन, ठीक है। तो ओंकोजीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। ये ओंकोजीन होता तो सबके शरीर में है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये जो है हमारे सेल्स में अनवांटेड ग्रोथ करता है, मतलब जो हमारे सेल्स का ग्रोथ है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो आपने देखा हो कैंसर रोगों के लिए जो है जहाँ भी कैंसर होता है वहाँ पे गुठली टाइप का बन जाता है, बड़ा सा मांस का थक्का बनने लगता है। और यही अगर किसी ऑर्गन में अंदर हो गया शरीर के तो फिर उस मतलब वो जब देखिए किसी भी ऑर्गन को प्रभावित करेगा तो ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, आदमी की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। तो याद रखिएगा ओंकोजीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।